नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों पर। मनोविज्ञान रीट परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही रीट के लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 30 सवाल अति महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप 30 में से लगभग आप 25 से अगर 26 सवाल करते हैं, तो आप आसानी से 60% का जो क्राइटेरिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 150 में से जब आप लगभग 83 क्वेश्चन राइट करेंगे, तभी आपको वो पात्रता हासिल होगी, वरना आपको पात्रता हासिल नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कैसे 60% लाना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। ये मनोविज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर है और इस दूसरे मॉडल पेपर में लगभग 30 प्रश्नों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? और शुरुआत करते हैं वीडियो को, पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, जब शिक्षक किसी छात्र के प्रति नकारात्मक धारणा विकसित कर लेते हैं, तो वे छात्र के अच्छे व्यवहार का भी मूल्यांकन नकारात्मक भाव से ही वो करते हैं। तो इस तरह की धारणा को शिक्षा मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? आप प्रश्न समझ चुके हैं। शिक्षक किसी छात्र के प्रति नेगेटिव धारणा ले लेता है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है फिर भी वो नकारात्मक भाव ही ले रहा है, ठीक है, उसका मूल्यांकन नकारात्मक ही कर रहा है, तो इस तरह की धारणा को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रूपात्मकता प्रभाव, दूसरा है हेलो प्रभाव यानी परिवेश प्रभाव, या शाही प्रभाव, या 3-7 प्रभाव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो अगर किसी को देखकर उसके हाव-भाव से उसके चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में अगर हमेशा गलत ही धारणा लेती है, तो वो एक हेलो प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर हेलो प्रभाव में क्या होता है, छात्र भले ही अच्छा कर रहा है, फिर भी हमारी नेगेटिवता ही रहती है, यानी आप मूल्यांकन ही नकारात्मक भाव से लेते हैं, तो इसे हेलो प्रभाव कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, भाव के त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी त्रिविमीय जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो आप जानते ही त्रिविमीय जो सिद्धांत देने वाले हैं वो विलियम वुड है। त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुड ने यहाँ पे दिया है और इस सिद्धांत में उन्होंने 3 भाव बताए हैं। तो पहला भाव उन्होंने यहाँ पे उत्तेजन का बताया है। पहला भाव उन्होंने उत्तेजन का, दूसरा भाग यहाँ पे सुख-दुःख का बताया है। सुख सुख-दुःख का बताया है, ठीक है? और तीसरा भाव है वो तनाव का बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 भाव दिए, उत्तेजन यानी शांत, ठीक है, सुख यानी दुःख, तनाव यानी शिथिलता, ये 3 भाव इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है संप्रदाय के आधार पर। तो यहाँ पर पहली सूची में यहाँ पर नाम लिखे हैं, दूसरी में उनके सिद्धांत दिए हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मनोविश्लेषणवाद है, वो किसने दिया है? तो मनोविश्लेषण जो है वो है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण तो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। दूसरा आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को देने वाले हैं वॉटसन। वॉटसन के साथ स्किनर, स्किनर के साथ पावलव, यानी व्यवहारवाद को देने वाले हैं स्किनर। कौन है? स्किनर। तो दूसरे का आपका ये बी हो जाएगा। इसके बाद है हार्मिक मनोविज्ञान, किसने कहा है? तो हार्मिक मनोविज्ञान या प्रेरकीय संप्रदाय। हार्मिक मनोविज्ञान का दूसरा नाम है वो है प्रेरकीय संप्रदाय। ये किसने दिया है? तो ये मैकडूगल ने दिया है। और लास्ट आता है संरचनावाद। तो संरचनावाद देने वाले कौन है? ये संरचनावाद देने वाले हैं टिचनर। तो यहाँ पर आपका मिलान हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है आपका इसमें राइट रहेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है एक स्वस्थ इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर सवाल को देखते हैं। सबसे पहले, एक स्वस्थ सामान्य पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा यौन गुणसूत्र पाया जाता है? एक स्वस्थ मानव मनुष्य है, उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में तो एक्स और वाई पाया जाता है, ठीक है, और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्स पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स गुणसूत्र है ना वो सदैव लंबा होता है और वाई गुणसूत्र है वो थोड़ा सा बोना और गोल टाइप का होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 साल से प्रारंभ होकर 6 साल तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी 2 से लेकर 6 साल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सारी अवस्थाएं याद होनी चाहिए। तो अगर हम सारी अवस्थाओं की बात करते हैं तो 2 से लेकर 6 वर्ष की जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर गर्भधारण से लेकर जन्म की बात करते हैं तो ये प्रसूति काल कहलाएगा, पूर्व प्रसूति काल। अगर जन्म से 0 से लेकर अगर 2 साल तक होता है तो ये एक शैशवावस्था कहलाती है। 2 से लेकर 6 तक की ये बाल्यावस्था कहलाती है। और अगर हम 6 से लेकर 12 की बात करते हैं तो ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। और अगर 12 से लेकर हम 19 की बात करते हैं तो ये किशोरावस्था कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी 2 से लेकर 6 तक होती है वो आपकी कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यहाँ पर अति इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि सामाजिक उम्मीदें हैं ये किस में बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा हट्टा कट्टा शारीरिक गठन ये किस में बताया गया है, गोल मटोल शारीरिक गठन किस में बताया गया है, और सिर से पैर की दिशा में जो विकास है वो किस में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? सी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वापस दोबारा सा। तो यहाँ पर जो विकासात्मक पार्ट है ये आपका सामाजिक उम्मीदें होता है
और मेसोमार्मिक जो गठन है ना वो हट्टा-कट्टा शारीरिक गठन होता है। मेसोमॉर्फिक गठन ये हट्टा-कट्टा शारीरिक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम एंडोमॉर्फिक की बात करते हैं, तो एंडोमॉर्फिक जो गठन है वो गोल-मटोल शारीरिक गठन कहलाता है। और मस्तकोन्मुखी विकास क्रम की बात करते हैं, तो ये सिर से लेकर पैर की दिशा में विकास होता है, जिसको मस्तकोन्मुखी विकास क्रम कहा जाता है। तो ये तो सीधे-सीधे मिलान है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। तो यहाँ से आप थोड़ा-सा वीडियो स्किप करके भी आप इसे देख सकते हैं। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा विकास की बाधा नहीं है? यानी भाषा विकास की कौन सी बाधा नहीं है? तो हम भाषा विकास की अगर बाधा की बात करते हैं, तो तुतलाना ये एक भाषा विकास की बाधा होती है, सही है। विलंबी वाग ये भी होती है, ठीक है। इसके अलावा सू करना ये भी होती है, लेकिन प्रश्नोत्तर रहना ये भाषा विकास में कहीं भी बाधा नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर भाषा विकास की विभिन्न बाधाओं की बात करते हैं, तो विलंबी वाग भी होता है, तुतलाना भी होता है, सू करना भी होता है, अत्यधिक रुदन भी होता है, हकलाना होता है। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, भाषा विकास में बाधा होते हैं। कौन से होते हैं? भाषा विकास में बाधा। तो प्रश्नोत्तर है ना, ये भाषा विकास में क्या है? बाधा नहीं है। अगला सवाल है, जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण किया जाए उसे पियाजे ने क्या कहा? यानी दोबारा सुनते हैं, जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण किया जाए उसे पियाजे ने किस नाम से संबोधित किया है? तो उसे यहाँ पे पियाजे ने उसे स्कीमा कहा है। क्या कहा है? स्कीमा कहा है। और स्कीमा का जो मतलब होता है, जिसमें क्या होता है, सामान्यीकरण किया जाता है। किसी भी मानसिक संरचना को क्या कहता है? सामान्यीकरण किया जाता है। अतः स्कीमा जो है ना, एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना होती है। स्कीमा क्या होती है? एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना होती है। तो ये मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना आपकी स्कीमा कहलाती है। किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा। अति इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं यहाँ पर, स्कीमा शब्द को आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर पियाजे ने लगभग यहाँ पर 2 अवस्थाएं बताई है। यानी पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो पियाजे के जो नैतिक विकास के सिद्धांत में यहाँ पर इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पर अगर पहली अवस्था की बात करते हैं, तो नैतिक अवस्था की जो पहली अवस्था है वो आपकी 2 से लेकर 8 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक? 2 से लेकर 8 वर्ष तक होती है। उसे हम प्रायत्त नैतिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। और दूसरी जो अवस्था होती है वो 9 से लेकर 11 तक होती है। दूसरी कौन सी है? 9 से लेकर 11 तक होती है। इसमें क्या होता है? स्वायत्त नैतिकता होती है। इसमें क्या होती है? स्वायत्त नैतिकता होती है। दूसरे वाले में क्या होती है? स्वायत्त नैतिकता। तो ये 9 से लेकर 11 तक आपका बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। तो 2 है, एक तो 2 से लेकर 8 है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रायत्त नैतिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायत्त। यहाँ पर 2 नाम है, एक तो यहाँ प्रायत्त, ठीक है। ये तो है आपकी 2 से लेकर 8 तक, और एक है स्वायत्त। स्वायत्त, ठीक है। ये वाली आपकी आ जाएगी आपकी 9 से लेकर 11 तक। तो इन्होंने यहाँ पर नैतिक विकास में 2 ही अवस्थाएं बताई है, ठीक है। हमने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रायत्त का मतलब प्रायत्त नैतिक विकास की अवस्था यानी 2 से लेकर 8, और स्वायत्त नैतिक विकास की जो अवस्था है वो आपकी 9 से लेकर 11 तक। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था का संबंध है ना वो किशोरावस्था से होता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसका संबंध है वो किशोरावस्था से होता है? और किशोरावस्था का पता आपको 12 से लेकर 19 तक की जो अवस्था होती है वो एक किशोरावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर फ्रॉइड ने क्या किया? मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है, ठीक है। तो इन्होंने पहले 5 अवस्थाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मुखावस्था होती है वो जन्म से 1 वर्ष तक होती है। गुदावस्था होती है वो 2 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। अगर हम प्रधानावस्था, लिंग प्रधानावस्था की बात करते हैं तो 3 से 5 तक होती है, वो प्रारंभिक वाली अवस्था में शुरू हो जाती है। अव्यक्त अवस्था की बात करते हैं तो 6 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, उसे उत्तर वाली अवस्था कहते हैं। और 13 से लेकर जो निरंतर किशोरावस्था तक होती है वो जननेंद्रिय अवस्था कहलाता है। कौन सी? जननेंद्रिय अवस्था। यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये आपकी 13 से लेकर लास्ट तक यानी 19 तक किशोरावस्था के अंदर चलने वाली है ये, ठीक है। ये किशोरावस्था में चलती है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस अवस्था का संबंध किशोरावस्था से संबंधित है? तो जनेंद्रिय अवस्था जो है ना ये किशोरावस्था की अवस्था में आती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। यानी उपलब्धि जो अभिप्रेरक है उसमें असत्य कथन आपको क्या करना है? छांटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला आपका आ रहा है इसके अंदर कि असत्य छांटना है। पहला है, जिन बालकों में उपलब्धि प्रेरक अधिक होता है वे साधारण कठिनाई वाले कार्य को करना अधिक पसंद करते हैं। जिन बालकों में उपलब्धि प्रेरक अधिक होता है वो साधारण जो भी कठिन कार्य है वो अच्छी तरह से करते हैं, यानी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला है दूसरा, ऐसे बालक किसी एक कार्य में सफल होते हैं तो वे अपनी इस सफलता को ध्यान में रखते हुए अपनी आकांक्षा के स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करते हैं। ये भी उपलब्धि प्रेरक के बारे में बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगर तीसरी की बात करते हैं कि उपलब्धि प्रेरक का जो विस्तृत अध्ययन है ना वो मैक्लीलैंड और एटकिंसन ने किया है, तो ये भी राइट है। उपलब्धि अभिप्रेरक का जो विस्तृत अध्ययन है वो मैक्लीलैंड और एटकिंसन ने किया है, बिल्कुल राइट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें क्या लिखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यानी
ये तीनों ही यहाँ पे थोड़ा हमने शॉर्ट गलत बता दिया, तीनों ही इसमें गलत रहेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन है थोड़ा-सा यहाँ पे गलत है, यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा, क्या आएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। यानी इसमें ये तीनों ही ऑप्शन क्या राइट है? ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, उपयुक्त में से सभी आएगा, कोई नहीं यानी सभी, ठीक है? तो यहाँ पे सभी इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ पर जो असत्य पूछा है तो ये भी असत्य ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सत्य होना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य है, तो यहाँ पे असत्य इन्होंने थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, तीनों ऑप्शन आपके राइट रहेंगे, आप इसे तीनों ऑप्शन को राइट मानेंगे। अगला सवाल है रिल्ली व लेविस ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए हैं? रिल्ली और लेविस ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार इन्होंने बताए हैं? तो यहाँ पर रिल्ली और लेविस ने विशिष्ट बालकों के लगभग 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। तो यहाँ पर अगर 6 प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मानसिक रूप से मंद बालक, तीसरा शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, अगला जो चौथा है वो मानसिक रोग से ग्रसित बालक, और पांचवा है वो बहुविकलांगता से ग्रसित बालक, और लास्ट छठा है वो शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो ये 6 अवस्थाएं इन्होंने यहाँ पे बताई है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्किप करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर देखो परिभाषा है, यहाँ पे प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग है 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसने कहा है? यानी प्रतिभाशाली शब्द का जो प्रयोग है उन 1% बालकों के लिए किया जाता है वो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। स्किनर ने कहा है कि 1% बालक ही बुद्धिमान होते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। अगला सवाल है, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण डीएटी, डीएटी का मतलब है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, इसका निर्माण करने वाले कौन है? तो इसका निर्माण करने वाले हैं बिनेट और सिसोर। कौन है? बिनेट और सिसोर। इन्होंने ये परीक्षण किया है। इसमें क्या है? इसमें यहाँ पर 8 अभिक्षमताओं का परीक्षण करते हैं। कितनी? 8 अभिक्षमताओं का यहाँ पे परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बोल के बता देता हूँ आपको कौन सी 8 होती है। एक शाब्दिक चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, देशिक संबंध, यांत्रिक चिंतन, वर्तनी चिंतन, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति और परिशुद्धता और भाषा प्रयोग। ये 8 इन्होंने परीक्षण किए हैं, ठीक है? अभिक्षमता से रिलेटेड। अगला सवाल है, यहाँ पर एक यहाँ पे परिभाषा है, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बारे में हम देखेंगे। जब सीखने की पुरानी और नई परिस्थिति के बीच विषयों, विधियों और मानसिक प्रक्रियाओं आदि में समानता होती है तो इसमें धनात्मक अंतरण होता है। तो इसकी व्याख्या कैसे होती है? यानी किस सिद्धांत के अंदर ये होती है, ठीक है? वापस देखते हैं। जब सीखने की पुरानी पुरानी और नई परिस्थिति, सीखने में 2 परिस्थितियां, एक तो पुरानी और एक नई, उन दोनों के बीच में विषय, विधि और मानसिक प्रक्रिया आदि में अगर समानता दिखाई दे रही है तो इसमें धनात्मकता अंतरण होती है। क्या होती है? धनात्मकता, यानी पीछे वाली जो परिस्थितियां है वो नई परिस्थितियों में क्या हो रही है? सहायता कर रही है। तो इसकी व्याख्या किस में होती है? यानी इसकी व्याख्या कौन से सिद्धांत में होती है? तो यहाँ पर 3 से 4 सिद्धांत है। समरूप तत्वों के सिद्धांत से, सामान्यीकरण के सिद्धांत से, पक्षांतरण सिद्धांत से, औपचारिक अनुशासन सिद्धांत से। तो यहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन राइट होगा, समरूप तत्वों के जो सिद्धांत है ना, उसी में यहाँ पे पुरानी और नई परिस्थितियां क्या करती है? विषयों, विधियों और मानसिक प्रयोगों में क्या होती है? समानता होती है, इसको धनात्मक अंतरण भी कहते हैं। और समरूप तत्वों का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। यानी आप जो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक है, इन्होंने यहाँ पे इस सिद्धांत को यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपको सही दिखाई दे तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? बुद्धि के पास मॉडल में ए किसका संकेत है? यानी बुद्धि का जो पॉस मॉडल है उसमें जो ए है वो ए किसका संकेत है? तो यहाँ पर इसमें 4 तरह के संज्ञानात्मक कार्य होते हैं, ठीक है? बुद्धि में क्या होते हैं? 4 तरह के संज्ञानात्मक कार्य होते हैं, 4 तरह के, ठीक है? तो पहला जो होता है वो आपका होता है योजना। क्या होता है? योजना। योजना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, ठीक है? तो पहला तो आपका होता है योजना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो होता है समकालिक। क्या होता है? दूसरा वाला होता है अवधान। क्या होता है? अवधान यानी अटेंशन। क्या होता है? अवधान, ठीक है? और अवधान को हम कहते हैं अटेंशन यानी ए, ठीक है? तो ये पहला पी हो गया, अवधान। तीसरा होता है समकालिक। कौन सा होता है? तीसरा होता है समकालिक। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम समकालिक, ठीक है? और समकालिक को इंग्लिश में हम कहेंगे सिमुलेटेंस, ठीक है? सिमुलेटेंस, ठीक है? और लास्ट वाले की हम बात करेंगे तो होगा अनुकार्मिक। क्या होगा? अनुकार्मिक, ठीक है? और अनुकार्मिक को हम कहेंगे एस, ठीक है? यानी सक्सेसिव। क्या कहेंगे? सक्सेसिव, ठीक है? तो आपका एस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए। तो ये पास में ए जो किसका है वो ए किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है अवधान का। किसका कर रहा है? अवधान या उत्तेजना का। किसका कर रहा है? अवधान या उत्तेजना का। तो हमने यहाँ पे चारों आपको बता दिए हैं। अगला 16वां सवाल है, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई, इसका संबंध किससे है? इधर गिरे तो कुआं आ जाएगा और इधर गिरे तो खाई, इसका संबंध किससे है? तो ये जो है इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के सामने 2 नकारात्मक यानी ऋणात्मक परिस्थितियां आती है, ठीक है?
तो इन दोनों लक्ष्यों में से वो किसी एक को स्वीकार करना उसको होता है, ठीक है? तो ये किस तरह का संबंध होता है, ठीक है? तो ये जो संबंध है ना, ये परिहार दंत होता है। कौन सा होता है? परिहार दंत। परिहार दंत में क्या होता है, दो परिस्थिति आती है, दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एक को तो क्या होता है, चुनना ही, यानी एक को तो स्वीकार करना ही होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पर्सन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के प्रतिपादक कौन है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे लियोपोल्ड बेलक है, मुर्रे मॉर्गन है, पाइनो टेंडलर है, या रोजन विंग है। तो इसके CAT के जो प्रतिपादक है वो है लियोपोल्ड बेलक। कौन है? लियोपोल्ड बेलक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुल 10 कार्ड दिए थे। कितने? कुल 10 कार्ड थे। उन पे पशुओं के चित्र थे, यानी जानवरों के चित्र थे। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, 3 से लेकर 10 वर्ष तक के जो बालक थे उन पे इनको क्या किया, प्रयोग किया गया था। यानी एक बच्चे को क्या करता, यानी इसमें क्या किया, एक बच्चे को जानवर का चित्र दिखाते थे, दिखाकर क्या करते, उससे उससे संबंधित कहानी पूछी जाती थी, और फिर कहानी के आधार पर व्यक्तित्व क्या करती, पहचान की जाती थी इसमें, ठीक है। यानी जानवर का चित्र दिखा के उससे कहानी पूछी जाती और कहानी के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व की क्या कहती, परख की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी एक अति इंपॉर्टेंट है, गुथरी, ठीक है। उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। गुथरी के द्वारा प्रतिपादित सीखने का जो सिद्धांत है उसका मेन आधार क्या है, यहाँ पे आधार पूछा है, ठीक है। तो गुथरी का पूरा नाम होता है एडविन गुथरी। क्या है? एडविन गुथरी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, यानी अधिगम सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांत का जो आधार क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अधिगम सिद्धांत दिया, उसका आधार है वो सामीप्य का नियम होता है। कौन सा होता है? सामीप्य का नियम होता है, ठीक है। सामीप्य के नियम को हम क्या कहते हैं, एक स्थानांतरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामीप्य के नियम को हम स्थानांतरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और इसके अनुसार क्या है, सीखने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या होना, सामीप्य होना आवश्यक है। यानी सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है, ठीक है। तो दोनों के बीच में सामीप्य होना जरूरी चाहिए। तो ये एडविन गुथरी का सिद्धांत है, उसका आधार है सामीप्य का सिद्धांत। अगला सवाल है, विलंबित पुनर्बलन के प्रभाव से विलोपन की दर, विलंबित पुनर्बलन के प्रभाव से विलोपन की दर में क्या होता है? सिर्फ वृद्धि होती है, सिर्फ कमी होती है, पहले वृद्धि होती है और बाद में कमी होने लगती है, पहले कमी होती है बाद में वृद्धि होने लगती है। तो विलंबित पुनर्बलन के प्रभाव से क्या होता है, विलोपन की दर में सिर्फ क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? सिर्फ कमी होती है, ठीक है। और अनुबंधन की दर में वृद्धि होती है, यानी ठीक है। तो यहाँ पर विलोपन की दर में पूछा है, यहाँ पे किसमें पूछा है, विलोपन की दर में तो क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। विलोपन की दर में क्या होती है, हमेशा ही कमी होती है, ठीक है। और अगर अनुबंधन की बात करेंगे तो वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 21वां, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी RTE जो एक्ट है, यानी 2009 का, उसमें ये अधिनियमित क्या किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो अनिवार्य और आरटी का जो नियम है वो 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को भारत की जो संसद है उसके द्वारा ये पारित किया गया है, भारत की संसद के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, RTE एक्ट 2009 का सबसे बड़ा और विस्तृत अध्याय कौन सा है? RTE एक्ट जो 2009 है, संसद के द्वारा जो पेश किया गया, उसमें सबसे बड़ा व विस्तृत अध्याय कौन सा है, ठीक है। छठा अध्याय है, यहाँ पे चौथा अध्याय है, पहला अध्याय है, छठा अध्याय है, दूसरा अध्याय है। तो यहाँ पर इस नियम में क्या है, कुल 7 अध्याय है। कितने? कुल 7 अध्याय इस नियम के अंदर यहाँ पे बनाए गए हैं। 7 अध्याय है, इसमें कुल 38 धारा है। कितनी है? कुल 38 यहाँ पर धाराएं इसमें बनाई गई है, ठीक है। और एक अनुसूची है, इसमें क्या है, एक आपकी क्या है, अनुसूची है, जो आप जानते हो अनुसूची है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सबसे विस्तृत और बड़ा अध्याय है ना, वो आपका चौथा है। कौन सा है? चौथा आपका जिसमें अध्याय रहेगा। इसमें कहा गया है कि विद्यालय और शिक्षकों के जो दायित्व का उल्लेख इसमें बताया गया है, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख इसमें बताया गया है। तो इसका सबसे बड़ा और विस्तृत अध्याय यही है आपका, चौथे नंबर का। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस शिक्षण सूत्र का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको हम कहते हैं NCF, ठीक है। तो उसमें किस शिक्षण सूत्र का उल्लेख नहीं किया गया, नहीं पूछा आपसे, ठीक है। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी किया गया है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी इसमें किया गया है, ठीक है। और स्थानीय से वैश्विक भी इसमें बताया गया है। लेकिन इसके अंदर जो वैश्विक से स्थानीय है ना, ये इसमें बताया गया नहीं है, ठीक है। NCF 2005 में इस शिक्षण सूत्र को यहाँ पे नहीं अपनाया गया है, यानी वैश्विक से स्थानीय वाला ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके राइट रहेंगे NCF 2005 में। अगला सवाल है, NCF 2005 के संदर्भ में सत्य कथन आपको क्या करना है, छांटना है। यानी NCF 2005 के अनुसार जो सत्य कथन है वो आपको क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पर NCF 2005 की कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर 35 सदस्य थे, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला है, NCF में राजस्थान से एकमात्र सदस्य श्री रोहित धनखेड़ थे, तो ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला है, NCF में 31 पोषक समूह का गठन किया गया है। तो यहाँ पर 31 नहीं 21 पोषक का
पोषक समूह है उसका गठन किया गया था, तो ये इसमें रॉन्ग है, यानी 31 आ रहा है, इसमें 21 है। कितने हैं? 21 है। और लास्ट का है एनसीएफ में आरंभ, सभ्यता और प्रगति निबंध का उद्धरण हुआ, तो ये भी आपका राइट है, इसमें सी ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गेरेट ने प्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? गेरेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। गेरेट ने प्रेरकों को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में या 3 भागों में? तो गेरेट ने प्रेरकों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है जैविक। कौन सा दिया है? पहला वाला दिया इन्होंने जैविक, ठीक है, जिसको हम दैहिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको दैहिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दिया है मनोवैज्ञानिक प्रेरक दिया है। कौन सा? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक दिया, ठीक है। और लास्ट का इन्होंने दिया है सामाजिक। कौन सा दिया है? सामाजिक प्रेरक, ठीक है। तो इन्होंने 3 प्रेरक दिए, जैविक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक, 3 प्रेरक दिए गेरेट ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है निबंधात्मक परीक्षण का मुख्य दोष कौन सा होता है? यानी जो निबंधात्मक परीक्षण है उसका एक मुख्य दोष कौन सा होता है? तो निबंधात्मक परीक्षण हम देखते हैं, उत्तर और भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। सही बात है, बालक अपना उत्तर और भाव प्रकाशन कुछ भी दे सकता है, ये इसमें स्वतंत्रता होती है, ठीक है। विश्वसनीयता का अभाव होता है, बिल्कुल राइट है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा, ये इसका दोष है, ठीक है। अगला है इसमें बालकों की प्रकृति का वास्तविक ज्ञान होता है। सही है, वास्तविक ज्ञान होता है, ये भी सही है। बालकों की विभिन्न योग्यताओं का आकलन होता है, ये भी इसमें सही है। इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, इसमें विश्वसनीयता नहीं होती है, और विश्वसनीयता केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होती है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? यानी विशेषता नहीं पूछी, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता, व्यापकता, उत्तीर्ण करना, वस्तुनिष्ठता। देखो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में देखो विश्वसनीयता आता है, व्यापकता आता है, वस्तुनिष्ठता आता है। इसके अलावा आपके और आते हैं, जैसे एक आता है वैधता, इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, एक आता है वैधता, एक आता है आपका वैधता, एक आता है सहजता, एक आता है आपका सहजता, ठीक है। और एक आता है विभेदीकरण। क्या होता है? विभेदीकरण, एक आता है आपका विभेदीकरण, ठीक है। तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो आपको याद रखना है, इसमें उत्तीर्ण करना नहीं है, उत्तीर्ण करना ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, बाकी ये सारे ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे। अगला सवाल है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य आपको ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, ये किसने दिया है? तो ये स्टीफन एंड कोरे ने दिया। किसने दिया? स्टीफन और कोरे ने यहाँ पे दिया है। तो देखो नवीन शोध करना नहीं, पुरस्कार प्राप्त करना ये भी नहीं है, समस्या का व्यवहारिक समाधान ढूंढना ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और उपाधि प्राप्त करना ये भी गलत रहेगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य होता है कि समस्या का जो व्यवहारिक समाधान है ना वो ढूंढना होता है, ठीक है, ताकि विद्यालय की गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है या समस्या का समाधान ढूंढना भी आसानी से हो सकता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है, ठीक है। और ये स्टीफन कोरे ने यहाँ पे दिया है। अगला सवाल है, सीखने के प्रतिफल है, सीखने के प्रतिफल है यानी लर्निंग आउटकम क्या है? तो यहाँ पर मूल्यांकन है, परीक्षण है, अवलोकन है और मापदंड है। तो सीखने के जो प्रतिफल है, देखो मूल्यांकन, परीक्षण, अवलोकन या मापदंड। तो सीखने के जो प्रतिफल है वो है मानदंड। क्या है? मानदंड। तो सीखने के जितने भी प्रतिफल होते हैं वो मानदंड कहलाते हैं, ठीक है। जो शिक्षार्थियों की प्रगति का क्या करते हैं? आकलन करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से क्या करते हैं? मापे जाते हैं। तो मापदंड होते हैं, आप गुणात्मक और मात्रात्मक दो तरह के होते हैं, एक तो गुणात्मक, ठीक है, एक तो गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक। तो ये दो तरह से आपको क्या करेंगे? मापे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मापदंड किया जाता है, ठीक है। अगला अगला आज का वो लास्ट सवाल है, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन है, ये कथन किसने कहा है? दोबारा से देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण है बालक की वर्तमान योग्यता, ठीक है, और किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा, इसका मूल्यांकन है, ये कथन किसने कहा? गैरिसन, सुपर, एबिल और फ्रीमैन। तो ये कथन है गैरिसन का, ठीक है, गैरिसन ने ही ये बात कही है। तो ये आज के अति महत्वपूर्ण 30 सवाल थे मनोविज्ञान के। तो यहाँ पर आप मनोविज्ञान की सारी क्लासें और हिंदी शिक्षण की वीडियो की या हिंदी व्याकरण की सारी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 27 फरवरी तक आपके यहाँ वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन जरूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद।